था, जब पढ़ने का समय था, आपने अक्सर बचपन में बच्चों के साथ एक एक्सीडेंट होता था जब कभी पानी में डूब जाते थे। ऐसा होता था, पानी में कभी हुआ है? तो अक्सर ऐसा होता है। अगर कभी आप पूल वगैरह में जाते हो बचपन में या नदी वगैरह में, तो कभी कभी है ना, कुछ देर के लिए ऐसा लगता है ना, सांस वगैरह रुक गई है। ऐसा मेमोरीज है आपके साथ? है? कैसा कभी हुआ ही नहीं कुछ? अगर कभी अगर कभी सांसें रुक जाए, है ना, 2 मिनट लूंगा मैं आपका। अगर कभी सांसें रुक जाए, कैसा लगता है? अच्छा लगता है। 2 मिनट अपनी सांसें रोक के देखें कैसा लग रहा है। और अगर 2 मिनट कोई और आपकी सांसें जबरदस्ती रोके, फिर सोचे कैसा लगता है। जब आप अपनी सांसें रोकता है, बस फ्रीडम होता है, हाँ। लेकिन अगर कोई जबरदस्ती सांसें रोके, तो वो जो तड़प होती है जिंदगी की, वो जो तड़प होती है सांसों की, वही तड़प चाहिए सिलेक्शन की। वही तड़प चाहिए सिलेक्शन की। समझ पा रहे क्या? और जब तक वो तड़प नहीं होगी, नहीं मुझे किसी कीमत पे पहुंचना है, बिलीव मी, थिंग्स आर लिटिल डिफिकल्ट। कंपटीशन बहुत तगड़ा है। ऑफ कोर्स कोई बहुत पहले दौड़ना शुरू करता है, तो कोई देर से दौड़ना शुरू करता है। बट एक रियलिटी ये है कि जो हमारी मंजिल है इस कॉम्पिटिशन के, ये एग्जैक्टली रेस की तरह नहीं है। एग्जैक्टली रेस तरह नहीं है। जो एंड मोमेंट में बहुत अच्छी मेहनत कर सकता है, वो सबको पीछे छोड़ के आगे निकल सकता है। समझ पा रहे क्या? तो सिलेक्शन आपका होना चाहिए किसी कीमत पे, यही आपके जहन में होना चाहिए, हर वक्त, हर पल, हर क्षण। शुरू करें क्या? लास्ट क्लास से प्यारे बच्चों, हम कुछ सवाल कर रहे थे, है ना? तो सारी बातों की एक बात, मुझे वैसी ही तड़प चाहिए सिलेक्शन की जैसी सांसों की तड़प होती है। हेलो, ये मुश्किल है क्या? मुझे एक बार आखिरी सवाल दिखा दे, और चलिए शुरू करते हैं कुछ सवालों का सिलसिला जो हमने लास्ट क्लास में शुरू किया था। प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हम सवाल कर रहे थे, और जैसा मैंने आपसे कहा था, मैं आपको कुछ एक टॉपिक पे सवाल कराऊंगा। उसमें हम एनर्जी पे सवाल कर रहे थे, हाँ या ना? जो आखिरी सवाल लिया था उसमें एक हाइपोथेटिकल एटम का था, जिसमें मैंने आपको एनर्जी बताई थी 18 ईडी, बताई थी क्या? और आपसे उसमें मैंने कई कई सवाल पूछे थे, सबसे बन गया था क्या? आइए इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, सभी सवाल करने को तैयार रहे। तैयार है? कुछ एक सवाल आप सबसे। फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी, क्या मैं हाइड्रोजन लाइक किसी भी एटम की एनर्जी को कैलकुलेट कर सकता हूं? इनटू जेड स्क्वायर। क्या मैं डेल्टा ई भी निकाल सकता हूं? डेल्टा ई ऑफ हाइड्रोजन इनटू जेड स्क्वायर। मतलब अगर हमें एटॉमिक नंबर याद हो, सब कुछ निकालना आसान है। बोलो हाँ या ना? ऑलराइट, 1 से 2 का गैप, क्या आप सबने टेबल बना के याद किया है? कितने बच्चों का एनर्जी गैप याद हो गया है? सच बताना, याद हो गया क्या? 1 से 3 का गैप, 1 से 4 का गैप, बहुत बढ़िया। 1 से 5 का गैप, 2 से 3 का गैप, 2 से 3 का गैप 13 पॉइंट होगा, 1.8। एक बार पूरा बोल दो, 1 से 2, 1 से 3, ऐसा करके। मैं बोलता हूं गलती ढूंढना, मैं बोलता हूं गलती ढूंढना। पहले 1 से बोल रहा हूं, 1 से 2, 1 से 3 बोल रहा हूं, गलती ढूंढना है, राइट? 13.6, 10.2, 12.09, 13.06, 12.75, 13.22, 13.06, 13.22, 0 से 1 से इंफिनिटी 13.6। अब मैं 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 बोल रहा हूं, ठीक है? 10.2, 0.66, 1 पॉइंट, 0 पॉइंट, 0 पॉइंट, 0.10। याद है क्या? परफेक्ट। लिखिएगा अगला सवाल। ड्यूरिंग ड्यूरिंग एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, ड्यूरिंग, बहुत सारे सवाल हैं। ड्यूरिंग एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन
during an electronic transition, kinetic energy of electron changes from x to x by 4. Kinetic energy of electron changes from x to x by, एक मिनट रुकते हैं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है कि घटी है? काइनेटिक एनर्जी घटना, न्यूक्लियस से दूर कि न्यूक्लियस के करीब? मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ है कि डी एक्साइट? एक तो सवाल ये बताओ क्या हो रहा है, ऑल दैट, राइट? कोई सवाल नहीं पूछो आपसे, वो आपने ऑलरेडी बता दिया, हाँ या ना? काइनेटिक एनर्जी चेंजेस फ्रॉम x to x by 4. Then calculate change in potential energy. Then calculate change in potential energy. तो प्यारे बच्चों, सवाल आपसे पोटेंशियल एनर्जी का चेंज पूछा है. Then calculate change in potential energy. Then calculate change in potential energy. 2-3 महीने की बात है, पूरी ताकत से लग जाए, मैं आपसे वादा करता हूं सिलेक्शन आपका है. लेकिन अगर अभी आप ढीले पड़ गए, अगर आप अभी आलस में आ गए, अगर आप कमजोर पड़ गए, तो वो चीजें जिसे आपने साल भर सोचा है वो दूर निकल जाएंगी. कीप दिस इन माइंड. सिलेक्शन चाहिए किसी कीमत पे, किसी भी कीमत पे. सो सिंपल. सबने कर लिया होगा? प्यारे बच्चों, सीखते चले, नहीं बनता नो प्रॉब्लम, आप क्लास सीखने आते हैं, लेकिन सीखना भी नहीं चाहेंगे, वही गलत होगा. क्या सवाल में हमें काइनेटिक एनर्जी दिया है? मैंने क्या सोचा, काइनेटिक एनर्जी से चलो निकाले पोटेंशियल एनर्जी. क्या निकाले? जो काइनेटिक एनर्जी होती है क्या टोटल एनर्जी के बराबर होती है? बस प्लस का माइनस ही तो होती है. अगर काइनेटिक एनर्जी है x, यानी टोटल एनर्जी है माइनस x, हमसे पूछा है पोटेंशियल एनर्जी, तो मैं लिख सकता हूं -2x. जब काइनेटिक एनर्जी थी x, तो पोटेंशियल एनर्जी है -2x. जब काइनेटिक एनर्जी हो गई x बाई, तो पोटेंशियल एनर्जी होगा -x. मुझे बता दो ये बड़ा कि ये बड़ा? मुझे बता दो हायर एनर्जी लेवल ये होगा कि ये होगा? अभी आपने बताया था x से हुआ x बाई 4, यानी न्यूक्लियस से दूर गया है, यानी हाई एनर्जी लेवल है. ये लो एनर्जी लेवल है. न्यूक्लियस से दूर जाते जाओगे एनर्जी बढ़ती, यस और नो? तो क्या प्यारे बच्चों, ये हाई पोटेंशियल एनर्जी, ये लो है. तो ऐसे भी देखो ना यार, -x/2, तो ये बड़ा हो गया, ये छोटा है, बोलो हाँ या ना? तो मुझे निकालना है डेल्टा पी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. तो फाइनल -x/2 + 2x चलेगा? चलेगा. जब आप इसे सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, कितना आएगा? 3x/2. आसान है, लिखिएगा. एक और सवाल. वैसे कितने बच्चों से सवाल बन गया? रेज योर हैंड. बहुत बढ़िया. लिखिएगा अगला सवाल. इफ पोटेंशियल एनर्जी of an electron, if potential energy of an electron in hydrogen atom, if potential energy of an electron in hydrogen atom is -6.8 eV, is -6.8 eV, then calculate. मुझे उम्मीद है बहुत सारे बच्चों के मन में फटाफट बाकी सारी चीजें आगे होंगी. Then calculate first part total energy, second part number of orbit, third part kinetic energy, fourth part first excitation energy. बोर्ड पे लिखा है first, next part first excitation energy. एक इलेक्ट्रॉन है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी है -6.8 eV. तो प्यारे बच्चों, आपसे कितना कुछ पूछा है, जल्दी जल्दी करके बता सकते हैं. मुझे उम्मीद है ये सवाल आपके लिए ओरल होगा, हाँ या ना? पोटेंशियल एनर्जी मिलते ही बहुत सारी बातें आपने यूं ही सोच ली होंगी. चलिए, कर लिया होगा आप सबने. आइए देखते प्यारे बच्चों, मुझे बता दो -6.8 ये पोटेंशियल एनर्जी है, और हमसे क्या पूछा है? टोटल एनर्जी. तो टोटल एनर्जी क्या इसका हाफ कर दूं, माइनस का प्लस करूं कि ना करूं? पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी यही दोनों था नेगेटिव, केवल काइनेटिक एनर्जी है पॉजिटिव, जो कि शायद होना भी चाहिए. काइनेटिक एनर्जी जिसमें वेलोसिटी है, स्पीड है, उसे पॉजिटिव होना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना? ऑलराइट प्यारे बच्चों, तो क्या टोटल एनर्जी -3.4 eV है?
अब आप अपने ज्ञान के घोड़े दौड़ाइए, याद करिए ये किस ऑर्बिट का एनर्जी था। एक मिनट, ये सेकंड ऑर्बिट का एनर्जी दुनिया के हर एटम का था कि हाइड्रोजन का? क्या सवाल हमसे हाइड्रोजन की बात कर रहा है? परफेक्ट, ये हो गया -3.4, हाँ या ना? नंबर ऑफ ऑर्बिट सेकंड, काइनेटिक एनर्जी +3.4, चलेगा। अब आपसे पूछा है फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, बता दोगे? एक मिनट, आप तो मुझे बताओ, फर्स्ट एक्साइटेशन, एक्साइट कराना है कहां से कहां? 1 से 2, पहली बार एक्साइटेशन 1 से 2, तो 1 से 2 का गैप, तो इसका आंसर क्या 10.2 ईवी होगा? आसान है, लिखिएगा अगला सवाल। कैलकुलेट, कैलकुलेट रेशियो ऑफ, कैलकुलेट रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ, कैलकुलेट रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट, थर्ड बोर ऑर्बिट of lithium 2+2. Calculate ratio of radius of third Bohr orbit of lithium 2+2 first Bohr orbit to first Bohr orbit of helium plus to first Bohr orbit of helium plus. हमें रेडियस का रेशियो बताना है लिथियम 2+ के थर्ड बोर ऑर्बिट और हीलियम प्लस के फर्स्ट बोर ऑर्बिट में। सबसे बन जाएगा, बेहद ही आसान सवाल यह, सोनो। आइए प्यारे बच्चों, देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। क्या हमसे रेडियस का रेशियो पूछा है? आप सबको रेडियस का फॉर्मूला याद होगा, 0.529 इंटू n स्क्वायर बाई z। क्या दोनों एटम अलग अलग हैं और ऑर्बिट नंबर भी अलग अलग है, तो मुझे पूरा ही प्रोपोर्शनलिटी लिखना पड़ेगा, केवल 0.529 कैंसिल होगा। यस और नो? ऑलराइट, तो 0.529 कैंसिल हो गया। मैंने ऊपर लिखा n स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 बाई z, इसका एटॉमिक नंबर 3। बस तसल्ली से लिखना, आराम से लिखना, जल्दबाजी नहीं करना है। जस्ट क्लियर? इनटू, अब यहां पे आते हैं, इसका रेडियस n स्क्वायर बाई z, 1 का स्क्वायर 1 बाई z 2, चलेगा? आपने से सॉल्व किया होगा, आंसर नथिंग बट 6:2, आया ना? अगला सवाल, इन विच ट्रांजिशन, इन विच ट्रांजिशन वन फोटोन, इन विच ट्रांजिशन वन फोटोन विल बी एमिटेड। किस ट्रांजिशन में एक फोटोन एमिट होगा? इन विच ट्रांजिशन वन फोटोन विल बी एमिटेड। और आपके सामने है 4 ऑप्शन, मल्टीपल करेक्ट आंसर पॉसिबल है। इन विच ट्रांजिशन वन फोटोन एमिटेड, ब्रैकेट में लिख देना if single electron transit, if single electron transit, if single electron transit, सिंगल इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है तो किस ट्रांजिशन में केवल एक फोटोन मिलेगा, ये आपको बताना है। गौर करिएगा, 1 फोटोन एमिटेड बोला है मैंने, इन विच केस 1 फोटोन विल बी एमिटेड। चलिए, सबने कर लिया होगा, डिस्कस कर ले। कितने बच्चों का आंसर आ चुका? रेज योर हैंड। अरे वाह यार, पूरी क्लास थी भाई, पूरी क्लास। कुछ बच्चे आंसर नहीं बता। एक बार बताओ, 3 से 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे कि नीचे से ऊपर एनर्जी एमिट की एब्जॉर्ब। आप तो मुझे बता दो कितने ईवी इमिट होगा? 1 से 2 10.2, 1 से 3 12.09। तो क्या 3 से 1, जब समझना, देखो ना, हाथ देखो ना, 3 से 1 आया, 3 से 1, तो क्या एक फोटोन निकलेगा? एक इलेक्ट्रॉन, एक फोटोन, एक इलेक्ट्रॉन। और वो जो एक फोटोन होगा वो कितने ईवी का होगा? 12.09। अगर मैं आपसे लैम्डा पूछता, क्या पूछता, तो क्या मुझे लैम्डा बता देते? क्या करते? 12.09 बराबर एस बाई लैम्डा, यस और नो? अभी फिलहाल मुझसे उसने कहा एक फोटोन एमिट होगा, तो जब 3 से 1 आएगा, 3 से 1, तो क्या एक ट्रांजिशन हुआ, एक फोटोन निकलेगा? तो एक रूल बना लो, एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन एक ट्रांजिशन। क्या बोला मैंने? क्या ये एक ट्रांजिशन है, एक इलेक्ट्रॉन है, यानी एक फोटोन एमिट होगा। ऑलराइट, अगले में 3 से 2 होगा। आपको जितना बोला है उतना ही सोचना है, अपने से आगे इमेजिन नहीं करना है।
तो 3 से 2 जब ट्रांजिशन होगा तो क्या यहाँ पे भी एक फोटोन होगा? होगा। ये भी आंसर, ये भी आंसर। 1 से 2 सर यहाँ फोटोन का एमिशन नहीं होगा, यहाँ एब्जॉर्प्शन होगा, यानी आंसर नहीं होगा। यस और नो? अब बताओ 4 से 3 तुरंत फिल कर लेते हो ना? यानी जब इलेक्ट्रॉन 4 से 3 पे आया यानी कि यहाँ पे भी एमिशन होगा, हाँ या ना? किसी को 4 से 3 का गैप याद है क्या? चलो ऐसे बताओ, 1 से 2 का गैप 10.2, 2 से 3 का गैप 1.89, 3 से 4 का गैप, एमिटेड फोटोन का एनर्जी। परफेक्ट, आसान है। लिखिएगा अगला सवाल। कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन, कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन थर्ड एंड सेकेंड बोर ऑर्बिट। Calculate distance between third and second Bohr orbit of helium plus atom. Helium plus atom के थर्ड और सेकेंड बोर ऑर्बिट के बीच का डिस्टेंस बताना है प्यारे बच्चों। गौर करिएगा, डिस्टेंस बीच का बताना है। एक बार डायग्राम बना के इमेजिन करें, आंसर आएगा। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देता है। कंप्यूटर से आंसर आता है कि आपकी तरफ से? आपको आंसर देना है एंगस्ट्रॉम में। सवाल आपसे कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन थर्ड एंड सेकेंड बोर ऑर्बिट। चलिए आंसर आने पे हाथ खड़े करिएगा। ये जो सवाल है बेहद ही आसान है, आइए देखते हैं जिनसे बना जिनसे नहीं बना। बार बार हम एक ही काम कर रहे हैं, कुछ नया नहीं कर रहे हैं, जरा सुनिएगा। क्या ये हमारे सामने प्यारे बच्चों एक एटम मैंने बनाया है और ये मान लो है इसका ऑर्बिट नंबर 2 और ऊपर वाला है ऑर्बिट नंबर 3। क्या उसने हमसे 2 और 3 के बीच की डिस्टेंस पूछा है? यानी उसने हमसे पूछा ये वाली डिस्टेंस, राइट? मैंने मनी मन सोचा काश मुझे ये डिस्टेंस पता होती और मुझे ये डिस्टेंस पता होती तो दिस माइनस दिस यही तो मिलता। अब ये जो डिस्टेंस है प्यारे बच्चों n बराबर 3 की, क्या यही रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट है? और ये है n बराबर 2 यानी रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट। क्या हम रेडियस निकाल ले सकते हैं? रेडियस का फॉर्मूला नहीं आता है? एक ही तो फॉर्मूला बताया था, बोलो हाँ या ना? यस और नो? अच्छा एक मिनट, कितने बच्चों को रेडियस का जनरल फॉर्मूला याद है? n स्क्वायर h स्क्वायर वाला याद है? मैं लिखता हूं, गलती ढूंढोगे क्या? r इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर k z स्क्वायर। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी था, हाँ या ना? याद होना चाहिए। फिलहाल प्यारे बच्चों हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, हम सब और रेडियस का फॉर्मूला लगाते हैं। तो क्या मुझे प्यारे बच्चों r3 माइनस r2 करना है? r3 माइनस r2, r3 माइनस r2। तो r3 को लिखा मैंने 0.529 इंटू n स्क्वायर बाई z। अच्छा एटम सेम है डिफरेंट है? सेम है। तो मैं 0.529 बाई 2 को कॉमन ले लूं, यहां लिख देता हूं प्यारे बच्चों में 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। अब मैं आपको ट्रिक बताना चाहता हूं, सीधी भी कर सकते हो 9 माइनस 4 5। मुझे ट्रिक बताना है, कैसे आया जरा सुनिएगा और फिर आप उसमें कमी पकड़ना, इसलिए बता रहा हूं। 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस, तो क्या लिखूं मैं? ए माइनस इंटू ए प्लस बी। तो 3 माइनस 2 1, 1 को लिखने की आवश्यकता, 3 प्लस 2, तो मैं सीधे लिख देता हूं 5/2 इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम चलेगा। आज से मैंने आपको ट्रिक बता दिया। क्या बता दिया? कि जब भी आपको डिस्टेंस पूछे दो ऑर्बिट के बीच में, डिस्टेंस पूछे दो ऑर्बिट के बीच में, तो ट्रिक लगाना प्यारे बच्चों, n1 प्लस n2 बाई z, n1 प्लस n2 बाई, व्हाट इज दिस 2, व्हाट इज दिस z, n1 प्लस n2 बाई z इंटू 0.5, ऐसे में कह दो r0 चलेगा। कोई मुझे इस ट्रिक की कमी बता पाएगा? ये ट्रिक केवल तभी अप्लाई होगी जब 2 सक्सेसिव ऑर्बिट होंगे, हाँ या ना? इसीलिए मैंने आपको बताया भैया 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a माइनस b 1 होना पड़ेगा। हेलो, मान लीजिए 4 और सेकंड होता तब 4 माइनस 2 1 नहीं होता। समझ पाए क्या? अच्छा तब भी निकाल ही सकते थे आप। मान लो 4 और 2 होता तो क्या करते आप? थोड़ा दिमाग लगा लो। 4 माइनस 2 इंटू 4 प्लस 2, अरे हाँ या ना? मतलब ऑर्बिट को जोड़ना है, ऑर्बिट को घटाना है, बाई z इंटू r0 ही तो करके आना है। यस और नो? लिखिएगा। अरे आंसर तो बताया नहीं आपने यार, सॉल्व कर लेंगे ना?
पक्का? अरे पक्का। चलिए, तो कैलकुलेशन बड़ी नजरों से देख रहे थे, क्या आप आंसर निकाल सकते हैं? नीचे लिखना ट्रिक d इक्वल टू n1 प्लस n2 बाई 2 इंटू r नॉट। वहां लिखना दिस ट्रिक इज वैलिड फॉर 2 दिस ट्रिक इज वैलिड फॉर 2 सक्सेसिव ऑर्बिट। चलेगा? अगला जो सवाल है प्यारे बच्चों, हल्का सा ट्विस्टेड है, देखते हैं कौन करता है, देखते हैं कौन करता है। अच्छा, जो ऑनलाइन बच्चे लगता है कैलकुलेटर से आंसर देते हैं, सब एकदम सही, एकदम डिक्टो आंसर, डेसिमल का 3 डिजिट तक लिखेगा। अगला सवाल, भूल जाते हैं, नकल भी अकल से करनी होती है। लिखिएगा अगला सवाल, if radius of second Bohr orbit of lithium 2 plus is, if radius of second Bohr orbit of lithium 2 plus is r centimeter, if radius of second Bohr orbit of lithium 2 plus is r centimeter, then calculate radius of third Bohr orbit, then calculate radius of third Bohr orbit of hydrogen atom, वहां लिखिएगा आंसर मस्ट बी इन टर्म्स ऑफ r। ऐसा नहीं आप एंगस्ट्रॉम में बता दे, आंसर मस्ट बी इन टर्म्स ऑफ r। तो आपको जो आंसर देना है वो कैपिटल R के टर्म्स में देना है। थोड़ा सा फील का सवाल है, थोड़ा सा इमेजिनेशन का सवाल है, लेकिन अगर आपने कर लिया तो फिर मजेदार सवाल है। आ गया क्या? करने के कई तरीके हो सकते हैं, एक तरीका मैं आपको बताता हूं, हालांकि बच्चे डिवाइड करके भी कर लेते हैं। जरा सुनिएगा प्यारे बच्चों, हमसे जो पूछा है वो सोचो, हमें जो दिया है वो सोचो। कितने बच्चों ने कर लिया है? रेज योर हैंड। अरे वाह, बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन फिर भी पूरी क्लास नहीं है। जरा सुनिएगा प्यारे बच्चों, मैं आपके सामने सॉल्व कर रहा हूं। क्या हमसे उसने हाइड्रोजन एटम का R3 पूछा है? हमने मनी मन सोचा यार ये तो हमें फॉर्मूला आता है, रेडियस ऑफ एनी ऑर्बिट इज इक्वल टू 0.529 into n स्क्वायर बाई z। आया ना? कमी कहां थी? n की वैल्यू रखते, z की वैल्यू रखते, सॉल्व करके आंसर बता देते। लेकिन आंसर हमें 0.59 के फॉर्म में बोलना नहीं है, हमें आंसर बोलना है कैपिटल R के फॉर्म में, कैपिटल। तो मैंने मनी मन सोचा ये जो कांस्टेंट है इसे मुझे बदलना पड़ेगा, इसे मुझे अब अपने मन से तो बदल सकते नहीं, उसे बदलने के लिए हमने देखा गिवन इंफॉर्मेशन को, जो कि शायद लिथियम की थी, यस और नो। अब हम गिवन इंफॉर्मेशन की तरफ चलते हैं, आइए देखते हैं इंफॉर्मेशन क्या दिया है। उसने हमसे कहा लिथियम 2 प्लस के सेकंड बोर ऑर्बिट का रेडियस है r। कितना है? हमने मनी में सोचा अगर हम होते तो कैसे निकालते? हम ऐसे निकालते, r2 बराबर 0.529 into n स्क्वायर मतलब 4/3। हाँ या ना? हम ऐसे ही तो निकालते हैं। अब उन्होंने कहा है ये जो रेडियस है इसकी वैल्यू है 8 सेंटीमीटर। कितनी है? अब मुझे यहाँ पे बदलने की आवश्यकता नहीं, मैं क्या करता हूँ, इसे सरल भाषा में बोल देता हूँ आर नॉट। क्या बोल दिया? अब ये आर नॉट मैंने कहा, मैंने सेंटीमीटर में लिखा, आपको कैसे पता मैंने एंगस्ट्रॉम में लिखा? मैंने सेंटीमीटर लिखा है। अरे हाँ या ना? तो जब हमें उसकी आवश्यकता ही नहीं है तो मैंने कहा भाई साहब इसमें लिख तो क्या जाता है, चलेगा। ऑलराइट, क्या अब हमने आर नॉट की वैल्यू निकाल ली? अब हमने जब आर नॉट की वैल्यू निकाली वो कितनी है प्यारे बच्चों? 3r/4। यस और नो? तो हमने क्या सोचा, इसे भी कह दो आर नॉट। क्या कह दो? मुझे भी रेडियस का आंसर देना सेंटीमीटर के फॉर्म में, आर के फॉर्म में। हाँ या ना? क्या इस आर नॉट की वैल्यू हमने पता कर ली? मैं इस आर नॉट को यहां रख देता हूं, 3r/4 इंटू एन की वैल्यू 3, तो n का स्क्वायर 9 इंटू 9/1, 9 3 जा 27, तो द आंसर इज 27r/4 सेंटीमीटर। यस और नो? नहीं समझे? तो इसे कहते हैं किसी एक गिवन इंफॉर्मेशन से किसी हाइपोथेटिकल वैल्यूज को डिराइव करना और उसे अपने गिवन फॉर्मूला में पुट करना। ऐसे सवाल में वेलोसिटी फ्रेम कर सकता हूं, रेडियस में इवन एनर्जी में फ्रेम कर सकता हूं। यस और नो? सीख पाए हैं क्या? पक्का सीख पाए हैं? लिखिएगा अगला सवाल। कितने बच्चों का आंसर आ चुका था एक बार फिर से बता दें? बहुत बढ़िया, परफेक्ट। तो आंसर है 27/4 r सेंटीमीटर। बोलो सवाल। if radius of if radius of if radius of a particular orbit if radius of a particular orbit in hydrogen atom if radius of
a particular orbit in hydrogen atom is 0.85 nanometer. In hydrogen atom is 0.85 nanometer. Then calculate velocity of electron. Then calculate velocity of electron in that orbit. Then calculate velocity of electron in that orbit. तो उस ऑर्बिट में प्यारे बच्चों आपको इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बतानी है. सो सिंपल. हमें किसी ऑर्बिट का रेडियस गिवन है. सोचे रेडियस सुनते ही आपके जहन में कौन सा फॉर्मूला आया? आप तो मुझे ऑर्बिट नंबर बता दें, मैं समझ जाऊंगा सवाल आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा. ऑर्बिट नंबर कितने बच्चों ने निकाल लिया होगा? बोलेंगे पक्का? अब बच्चा यहां पे सबसे बड़ी गलती कहां करता है? वो है 0.85 नैनोमीटर. और आपको फॉर्मूला याद है एंगस्ट्रॉम में. वो जो वैल्यू दी है वो है नैनोमीटर और आपको फॉर्मूला याद है एंगस्ट्रॉम में. समय समाप्त होने वाला है. एम की वैल्यू आते ही सवाल खत्म नहीं हो गया. हो गया. सारा खेल था ऑर्बिट का नंबर निकालने में. आइए देखते हैं प्यारे बच्चों कैसे करें. टाइम साहब देखिए, ये बताओ क्या हमें किसी ऑर्बिट का रेडियस दे रखा है? अब रेडियस सुनते ही हमारे जहन में फॉर्मूला आता है. कौन सा फॉर्मूला आया? r बराबर 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय z. एक मिनट, एटम बोला कि नहीं बोला? कौन सा? यानी z तो हमें पहले से पता है और इसकी वैल्यू हमें पता है. ये है 0.85. मैंने गलती करी कि नहीं करी? करी. इसे मैंने किस में लिख दिया? नैनोमीटर. और ये किस में? एंगस्ट्रॉम. मैंने कहा ऐसा करते हैं, मुझे यूनिट कन्वर्जन नहीं आता. मुझे यूनिट कन्वर्जन, तो मैंने कहा भाई साहब मुझे इतना आता है, नैनो का मतलब है नैनो, न न नौ नौ 10⁻⁹. हाँ या ना? अरे हाँ या ना? और यहाँ लिखा है एंगस्ट्रॉम. क्या लिखा है? और इसे लिख सकता हूं मैं 10⁻⁻². यस और नो? अब ये सिंप्लीफाई करना क्या मेरे लिए आसान नहीं हो गया? काहे को नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम बदले एंड ऑल दैट. हाँ या ना? अब यहाँ बचा है मीटर, यहाँ बचा है मीटर. सारा किस्सा हो चुका है सेम. यस और नो? प्यारे बच्चों जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो एन स्क्वायर की वैल्यू आती है 60. हाँ हल्का सा डिवीजन है, शायद इतने में आप माहिर हैं. इसे आप लिख सकते हैं 0.53. हाँ या ना? जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू आएगी 4. क्या मुझे ऑर्बिट नंबर मिल चुका है? मतलब अगर हाइड्रोजन एटम होगा, अगर हाइड्रोजन एटम तो अगर वो फोर्थ ऑर्बिट में होगा उसका रेडियस कितना होगा? 0.85 नैनोमीटर. इज दिस क्लियर? क्या हमसे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पूछा है तो क्या अपन वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा दें? तो फिर क्या था? हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाया v बराबर 2.18 इंटू 10 की पावर यस और नो z1/4 मीटर पर सेकेंड. चलेगा? नहीं चलेगा? पक्का? लिखिएगा अगला सवाल. इफ इन अ पर्टिकुलर एटम, लिख ले, सोल्यूशन लिख ले. बोलो क्या सवाल? इफ इन अ पर्टिकुलर एटम, if in a particular atom radius of n-1 radius of n-1 nth radius of n-1 nth orbit is equal to the difference between is equal to the difference between radius of n+1th is equal to the difference between n+1th and nth.
n+1th and nth orbit. Then calculate orbit number. तो आपको बताना है कि ऑर्बिट नंबर कितना होगा. Then calculate orbit number. Then calculate orbit number. Then calculate orbit number. Very simple. बन जाएगा. एक बच्चे ने मुझे ऑनलाइन नंबर ऑफ ऑर्बिट का आंसर दिया 0.04. ये कौन सी ऑर्बिट है यार? 0.04. एक सुना था, दो सुना था, तीन सुना था, 4.5 ऑर्बिट कौन सा है? 2.25 ऑर्बिट. चलिए, सबने कर लिया होगा. सो सिंपल. प्यारे बच्चों, हालांकि मैंने सवाल को आसान बना दिया, आपके सामने लिख दी इक्वेशन, हाँ या ना? मैं इस सवाल के माध्यम से आपको सिखाना चाहता था, ऐसे किसी सवाल में आपको इक्वेशन बनानी है. क्या बनानी है? इक्वेशन. अच्छा, क्वाड्रेटिक बनी क्या? कल को मान लो क्वाड्रेटिक बनती है, लेट्स इमेजिन बनती है, तो आप क्या करोगे? गलत. आप सॉल्व मत करना, ऑप्शन जस्टिफाई करना. 4 ऑप्शन होंगे, पता है ना आपको? आपके एग्जाम में 1 2 3 4 ऑप्शन आते हैं. नहीं, ऑप्शन में 1 2 3 4 लिखा आएगा. या तो ऑर्बिट नंबर 1, या तो नंबर 2, या तो नंबर 3 नंबर. हाँ या ना? 1000 ऑर्बिट थोड़ी आएगा. यस और नो? तो आपको क्या करना है? जस्ट सिंपली पुट द वैल्यू. कई बार वो बहुत आसान होता है, बहुत. फिलहाल अभी मैंने आपके सामने इक्वेशन लिख दी है. सारा किस्सा खत्म है क्या? मुझे बता दो, रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? 0.529 इंटू n स्क्वायर बाय z. तो z कैंसिल होगा, 0.529 कैंसिल होगा. मैं इसे सीधे इक्वेट नहीं कर सकता, मुझे करना होगा फॉर्मूले से. बोलो हाँ या ना? और जब मैं फॉर्मूले से करूंगा, प्यारे बच्चों बता दो कैसे करूं मैं? n-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू n+1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर. यस और नो? 0.529 कैंसिल हो गया, z कैंसिल हो गया. फिर क्या था? सवाल खत्म हो गया. ऑप्शन होता सीधे जस्टिफाई करता. अब आगे बढ़ने आवश्यकता नहीं. जस्ट 4 आया तो लिख देते 4 - 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर 25. फिर यहाँ पे क्या लिखा आपने? n की वैल्यू 4, तो 25 - 6 कितना आया? 9. 9 इक्वल, हाँ यही आंसर है. समझ पा रहे क्या? आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी इसे सॉल्व कर सकते हैं क्या? यहां से n की वैल्यू कितनी आएगी? 4. चलेगा. लिखिएगा प्यारे बच्चों अगला सवाल. if in a particular atom, if कितने बच्चे से बन गया था सवाल वैसे? if in a particular atom energy of second orbit is orbit के पर्यायवाची शब्द बोलेंगे. ऑर्बिट और सेल और एनर्जी लेवल और स्टेशनरी स्टेट. तो कभी कोई सवाल ऐसे बोलेगा एनर्जी ऑफ सेकंड स्टेशनरी स्टेट, तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता. एनर्जी ऑफ सेकंड ऑर्बिट इज -328 किलोजूल पर मोल. -328 किलोजूल पर मोल. एक मिनट रुकते हैं. मुझे बताओ, एनर्जी ऑर्बिट की होती है कि इलेक्ट्रॉन की? गलत. दोनों ही डिफाइंड है. ये कुछ ऐसा है, मैंने कहा फर्स्ट फ्लोर. क्या बोला मैंने? फर्स्ट फ्लोर. तो फर्स्ट फ्लोर की पोटेंशियल एनर्जी 100 है. कितनी है? 100. तो जो बंदा फर्स्ट फ्लोर पे होगा उसकी एनर्जी भी 100. मान लो सेकंड फ्लोर की पोटेंशियल एनर्जी है 200. कितनी है? तो जो बंदा सेकंड फ्लोर पे होगा उसकी पी कितनी होगी? 200. तो मुझे बताओ पी 200 बंदे की है कि फ्लोर की? इसीलिए कहा जाता है वो एक एनर्जी लेवल है. वो एक लेवल है, स्तर है. किस स्तर पे जो आएगा उतने का ही हो जाएगा. नहीं समझे? जो सेकंड ऑर्बिट में आएगा वो उसी का हो जाएगा, जो फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा उसी एनर्जी का हो जाएगा. तो अगर एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है, कहां है? मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो उसकी एनर्जी कितनी होगी? -13.6. चाहे ये बोल दो भाई साहब ऑर्बिट जो है वो एनर्जी लेवल है -13.6 का. इज दिस क्लियर? सवाल कहता है इज -328 किलोजूल पर मोल. लिख लिया होगा. देन कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट. एनर्जी ऑफ फोर्थ ऑर्बिट. सेकेंड पार्ट आयोनाइजेशन एनर्जी. थर्ड पार्ट फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी. फोर्थ पार्ट फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी. कभी पोटेंशियल बोल दो, घबराना नहीं. फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी.
सवाल में आपको एक इंफॉर्मेशन दी है और आपसे कुछ पूछा है। प्यारे बच्चों, क्या आप सबको एनर्जी का फॉर्मूला याद है? कौन वाला याद है? ईवी वाला कि किलो जूल वाला कि किलो कैलोरी वाला? अरे बोलो ना, जल्दी बताएंगे। ईवी वाला क्या था? -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर ईवी पर एटम। किलो जूल वाला 13-12, बहुत बढ़िया। किलो कैलोरी वाला 31, 36, 31, 36, बस एक डेसिमल लगाना था, हाँ या ना? अभी बताओ किलो जूल वाला है क्या? अब सुनो, एक बच्चे को फॉर्मूला याद नहीं है, फॉर्मूला याद तो भी वो कर सकता है कैसे, मैं ये सिखाना चाहता हूं, राइट? एक बच्चे को फॉर्मूला याद नहीं, आपको याद है बनेगा आपसे, आपको याद नहीं है मान लो। अरे मान लो कल को हाइपोथेटिकल सवाल भी तो आ सकता है। अब हम कैसे करें, राइट? मुझे पता है आपसे बनेगा, फिर भी एक बार देखें, मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूं। ये जो एनर्जी है, क्या ये सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी है? किस ऑर्बिट की है? मान लो मुझे सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी निकालनी होती, मान लो मुझे, तो मैं कैसे निकलता? एनर्जी ऑफ 1 अपॉन एन स्क्वायर। फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी है 13.6, कितनी है? तो सेकंड की एनर्जी कैसे निकालोगे आप? चलो छोड़ो यार, आप मुझे एनर्जी का फॉर्मूला बताओ। -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। इतना सबको याद है ना? मुझे फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी निकालनी है, फर्स्ट ऑर्बिट की। तो फर्स्ट एन की वैल्यू 1, हाइड्रोजन की बात हो रही है, तो आपने कहा फर्स्ट की एनर्जी इतनी है, राइट? अब सेकंड की एनर्जी कितनी होगी? चाहे ऐसे सोचो, सर हमने यहाँ पे एन की वैल्यू 2 रखी, चाहे ऐसे सोचो, जो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी थी उसी को 4 से डिवाइड किया। नहीं समझे? चाहे ऐसे सोचो कि जो 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 फॉर्मूला था उसमें हमने एन की वैल्यू 2 रखी, या चाहे ऐसे सोचो कि जो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी थी वो यही तो थी, इसे हमने n यानी 2 के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। बात बराबर है कि नहीं है? अब इमेजिन करो मुझे फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी पता ना होती, तो क्या उसे मैं x मान सकता था? तो जो सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी होती भाई साहब वो यही तो होती। बोलो ना। अब उस सवाल में हमें किस ऑर्बिट की एनर्जी दे रखा है? तो मैं कह सकता हूं साहब जो सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी होगी दैट इज E2 बराबर फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी, मैं लिख दूं E1 अपॉन 2 स्क्वायर, चलेगा? तो जो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी होगी ये कितना है? -328 इंटू 4, आंसर इज -13-12, यस और नो? मुझे याद था, अच्छी बात है, नहीं आता तो भी तो काम चलेगा। नहीं समझ पाए? पक्का समझ पाए? हेलो, तो मेरे पास आ चुका है फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी किलो जूल पर मोल, हाँ या ना? आओ प्यारे बच्चों देखते हमसे क्या क्या पूछा है। सबसे पहले क्या हमसे आयोनाइजेशन एनर्जी पूछा है? क्या मैं फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी देख के आयोनाइजेशन एनर्जी बता सकता हूं? एक मिनट, आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब फर्स्ट ऑर्बिट से कहां भेजना है? इनफाइनाइट। तो फर्स्ट ऑर्बिट और इनफाइनाइट पे एनर्जी कितनी होती है? 0। इनफाइनाइट कितनी एनर्जी होती है? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पे एनर्जी इनफाइनाइट नहीं, इनफाइनाइट। मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन इनसाइड एन एटम इज 0, हाँ या ना? तो ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एनर्जी लेवल पे कहां है? इसे ले जाना है इनफाइनाइट पे, तो कितने का गैप होगा? 0 से 1 का गैप, कितना ही तो होगा, माइनस में कि प्लस में? गैप हमेशा प्लस में बोलो ना यार। आपने बोला मैंने -5 सेंटीमीटर की लाइन खींची है, ये कौन सी लाइन है? अरे जब गैप बता रहे तो लाइन है, तो लाइन की लेंथ तो पॉजिटिव होगी ना। ऐसे सोचे तो क्या क्या आपसे आयोनाइजेशन एनर्जी पूछा है? तो प्यारे बच्चों जो आयोनाइजेशन एनर्जी है मुझे बता दे वो क्या होगा? +1312 किलो जूल पर मोल, हाँ या ना? गौर करिएगा, मैं किलो जूल पर मोल लिख रहा हूँ, ईवी पर एटम नहीं लिख रहा हूं। इज दिस क्लियर? परफेक्ट। आइए चलते हैं अगले में। क्या हमसे फोर्थ ऑर्बिट एनर्जी पूछा? अब तो लगता है सारा सवाल आसान हो गया, हाँ या ना? पूरी क्लास करेगी, मुझे एक एक पार्ट का आंसर तसल्ली से देगी, लिख ले, जब पूछू तो बताना। लिख लिया होगा? चलिए बोलेंगे फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी। -82 किलो जूल पर मोल, लिख दूं मैं आंसर? -82 किलो जूल पर मोल, हाँ या ना? फिर आपसे पूछा फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी, एक मिनट, कहां से कहां भेजना है? 2 से इनफाइनाइट, 2 से
देखो देखो, ये हो गया मेरा n बराबर 2, ये हो गया मेरा n बराबर, कितने का गैप होगा? अरे ये तो 0 है ना यार, तो जितनी इसकी एनर्जी होगी वही तो गैप होगा। इसकी एनर्जी कितनी है? 320 है, तो फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी विल बी 328 किलो जूल पर मोल। हाँ या ना? परफेक्ट। फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी सब लोग माइनस कर लोगे ना? ग्राउंड स्टेट था -1312, वो था -328, डिफरेंस निकाला कितना? 984। सो द आंसर इज 984 किलो जूल पर मोल। हाँ या ना? किसी को यहां तक दिक्कत है? लिखिएगा अगला सवाल। कैलकुलेट बोलो, लिख ले सॉल्यूशन। थक गए? अरे वाह, लिखिएगा अगला सवाल। कैलकुलेट, फिर ऐसे लिखा था, अब आप समझ जाओ, मैं पूरा इंग्लिश नहीं बोल रहा हूं। V3 by V2 फॉर लिथियम 2+ फॉर हीलियम प्लस। समझ पाए क्या? V3 का मतलब कौन सा ऑर्बिट? कौन सा ऑर्बिट? कौन सा एटम? लिथियम 2+। कौन सा एटम? हीलियम प्लस। Calculate the ratio of velocity of third bohr orbit of lithium plus to the velocity of second bohr orbit of helium plus। इतना लंबा सवाल कौन लिखे? अरे यही बोला मैंने, ये बोला है। इसको पढ़ के बताऊं? देखो इंग्लिश पढ़ रहा हूं। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ द लिथियम 2+ एटम टू द वेलोसिटी ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम हीलियम प्लस एटम। पूरे लिखेंगे? ठीक है। चलिए, सबसे बन गया होगा। आइए देखते पहले बच्चों, क्या सवाल हमसे वेलोसिटी पूछ रहा है। वेलोसिटी का फॉर्मूला सबको याद है? 2.18 into 10 की पावर 6 into z/n। तो 2.1 तो कैंसिल हो गया, तो इसका z/n अपन इसका z/n। परफेक्ट। z कितना है? 3/3 है। सब कैंसिल हो गया क्या? 1:2। पक्का? इसी बात पे एक और सवाल। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ V1 is to V2 is to V3। Calculate the ratio of V1 is to V2 is to V3 for हाइड्रोजन एटम। पहला केस है। दूसरा केस है सेम वही सवाल। V1 is to V2 is to V3 for हाइड्रोजन हीलियम प्लस लिथियम 2+। Calculate the ratio of V1 is to V2 is to V3 for हाइड्रोजन हीलियम प्लस एंड लिथियम 2+। लिख लिया होगा? आंसर भी आ गया होगा? चलिए, फर्स्ट पार्ट का आंसर सबसे बन गया क्या? सबसे बन गया। ऑलराइट, देखते हैं प्यारे बच्चों, फर्स्ट पार्ट का आंसर बोलेंगे? पक्का? नहीं, किसी से नहीं बना। फर्स्ट वाला बन गया? पक्का? एंड आंसर इज 1:3:6। 6:3:2। अब ठीक है? ऑलराइट, अगला वाला कर लिया है? सबने कर लिया क्या? फिर से, अब इस बार एटम अलग है तो मुझे z/n पूरा लिखना पड़ेगा। तो 1/1:2/2:3 यस और नो? पक्का? सो द आंसर इज 1:1:1। आया ना? लिखे अगला सवाल। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड। 1 मिनट। क्या आप सबको टाइम पीरियड याद है? टाइम पीरियड प्रोपोर्शनलिटी का फॉर्मूला बोलेंगे। T इज प्रोपोर्शनल टू n³ z²। शायद मैंने आपको पूरा फॉर्मूला बताया होगा। कितने बच्चों को याद है? 1.5 into 10⁻16। आया ना? अच्छा एक मिनट, मैंने आपसे ऐसे सवाल नहीं कराए। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ सर्कमफरेंस कर दोगे?
कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एरिया कर दोगे, पाई आर स्क्वायर एरिया सर्कमफेरेंस 2 पाई आर, 2 पाई ऊपर घटेगा आर का ही तो खेल है, हाँ या ना। लिखिए अगला सवाल, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड ऑफ, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन revolving in second stationary state, revolving in second stationary state of helium plus, second stationary state of helium plus and third stationary state of lithium 2 plus and third stationary state of lithium 2 plus। आपको प्यारे बच्चों बताना है कि जो टाइम पीरियड है उसका रेशियो क्या होगा। वेरी 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 सिंपल सवाल बन जाएगा। आइए देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। सबसे बढ़िया क्या क्या बात कर, बड़ा जल्दी आंसर आ गया। एंड आंसर इज, वाह देखो जब एक आंसर आता है पूरी क्लास की एक जैसी आवाज आती है, और जब आंसर आता है ना अलग अलग करके तो फिर अलग अलग आवाज आती है। ऑलराइट, सबसे बन गया क्या? तो टी इस प्रोपोर्शनलिटी से आपने सवाल कर लिया होगा। आंसर नहीं आया क्या? नहीं आया, नहीं आया क्या? आंसर आ गया, बोलना है फिर। एंड आंसर इज 2:2। चलेगा, सॉल्व करूं कि ना करूं? कर देता हूं, कर देता हूं। जरा सुनिएगा, हमसे पूछा टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड ऑफ सेकंड बोर ऑर्बिट, तो मुझे पता है फॉर्मूला टी इज प्रोपोर्शनल टू n क्यूब अपॉन z स्क्वायर। आया ना? तसल्ली से लिखे ना यार, सेकंड हो गया, ये हो गया थर्ड। यहां लिखते हैं n कितना दे रखा है सेकंड, तो 2 का क्यूब 8 बाई एटॉमिक नंबर 2 अपॉन, पक्का? यहां लिखा मैंने 4, नीचे हाँ या ना, अपॉन एटॉमिक नंबर का चलेगा। अभी सॉल्व कर लेंगे आप इसे। एंड आंसर इज 2:3। प्यारे बच्चों, अगला जो मैं केस आपसे डिस्कस करने वाला हूं वो अपने आप में थोड़ा सा एक नया केस है, और ये हल्का सा आपकी फिजिक्स से आया है। कहां से आया है? फिजिक्स से। ये आया है इस पॉइंट से कि आपने पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कैसे किया। आप सब जानते हैं हमने पोटेंशियल एनर्जी से ही सारा किस्सा बनाया है। आज अगर इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी न्यूक्लियस के सबसे करीब -13.6 है, इसकी वजह हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो कि पोटेंशियल एनर्जी हमने बनाया है। ऑलराइट, ये सवाल क्या है जरा सुनिएगा। इमेजिन करते प्यारे बच्चों हमारे सामने कुछ ऑर्बिट है, सबको दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? कितने ऑर्बिट है बता दें? सबको एनर्जी याद है? एक बार फिर से बता दी, इतनी बार बोले याद हो जाए। 0.54, 0.38, 0. ये क्या टोटल एनर्जी है? क्या टोटल एनर्जी देख के आप लोग मुझे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बता सकते हैं? मुझे आपको बताना है पोटेंशियल एनर्जी। क्या बताना है? चलो बताना, जिसका पूछो उसका बताना, जिसका पूछो उसका। आपको बताना है पोटेंशियल एनर्जी प्यारे बच्चों ऑर्बिट नंबर 6 का। क्या ये 6 है? 2 3 4 5 6, हाँ या ना? ऑर्बिट नंबर 6 यही है। इसका पोटेंशियल एनर्जी 0.76, इसका माइनस, एक बार मल्टीप्लाई किया होगा बनेगा। तरीका आपके दिमाग में लौटता है फिर। 85 85 80 80 160 याद आया? -1 पॉइंट, -3 पॉइंट, -6.8, -27.2, हाँ या ना? अब ये सवाल क्या है जरा सुनना, ये तो आपको पहले से पता है। सवाल कहेगा इफ, लेट्स इमेजिन, इफ एज्यूम, इफ इमेजिन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिक्स्थ ऑर्बिट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ becomes 0, becomes 0। अभी पोटेंशियल एनर्जी 0 कहां है? अभी तो इनफाइनाइट पे जब 0 होता है उसी से सब कुछ आपने बनाया है। लेकिन आज सवाल कह रहा है कि अब जो है पोटेंशियल एनर्जी 6 पे हमने 0 मान ली। कहां 0 मान ली? मान लिया तो मान लिया, मान लिया तो कहां 0 माना प्यारे बच्चों? 6 पे। तो जैसे ही मैंने 6 पे 0 माना, इसे फील करना 6 पे कितना होता है आज के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से? -0.76, हाँ या ना? लेकिन ये कितना हो चुका है? इसे 0 करने के लिए मैं क्या करूं? बहुत अच्छे, +0.76 कर दूं।
यानी ऐसा नहीं लग रहा उसने जो आज एज्यूम किया है उसने हमारे पुराने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को 0.76 से इंक्रीज किया। 0.76 से समझ पा रहे क्या? परफेक्ट। तो प्यारे बच्चों पहले पोटेंशियल एनर्जी क्या इतना होता था, अब यहां लिख रहा हूं मैं नया पी। क्या लिख रहा हूं? आपको बताना है जो नया पी होगा क्या मैं सब में 0.76 ऐड कर दूं? तो ये तो हो गया है जीरो। कितना हो गया है? लेकिन प्यारे बच्चों ये कितना होगा आपको बताना है। 1 प्लस 0.76 आया ना, ऐसे करते 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 ये होगा -27.2 प्लस 0.76। यहां तक किसी को आपत्ति है? मतलब सवाल करने का तरीका यह है कि आपको जिस ऑर्बिट बोल दे ये जीरो है, जिस ऑर्बिट बोल दे ये जीरो है, तो आपको सोचना है उसे उतने से बढ़ा दिया, फिर बाकी सबको वैसे बढ़ाते हैं। चलो कोई दिक्कत है? अब सुनिएगा, ये था प्यारे बच्चों हमारे सामने पोटेंशियल एनर्जी। क्या था ये? अब सवाल हमसे ये नहीं पूछता, वो ऐसे पूछेगा, इफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिक्स्थ ऑर्बिट इज जीरो, if potential energy of, then what should be the kinetic energy of sixth orbit? अब यहीं पे आप करते हैं गलती। आपने जैसे ही पोटेंशियल दिया जीरो, तो आप काइनेटिक को बोलेंगे जीरो अपॉन टू, 0/2 आधा जीरो। जरा सुनिएगा, आपके जहन में आखिर ऐसा क्यों हुआ? लिसन लिसन केयरफुली। आप सबको पता है प्यारे बच्चों, क्या आप सबको एंगुलर मोमेंटम पता है? एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है mvr = mh/2π। बोलो हाँ या ना? कुछ बेसिक कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूं, जरा सुनिएगा। तो mvr बराबर होता है nh/2π, हाँ या ना? एक बार ऐसा करते v और r को रखते हैं, m को नीचे भेज दो, भेज दो। जैसे आपने m को नीचे भेजा, ये बना vr बराबर nh/2πm, हाँ या ना? क्या ये पूरा का पूरा नंबर अपने आप में एक कांस्टेंट है? यानी जो vr है वो एक कांस्टेंट है, जो vr है वो एक, it is not going to change. If it change, then whole theory will change. क्या कहना चाहता हूं मैं? ये थ्योरी ये कहती है कि अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट पे है, अगर इलेक्ट्रॉन तो उसकी वेलोसिटी है 100। लेट्स इमेजिन, मैं सरल नंबर बोलना चाह रहा हूं, अदरवाइज वेलोसिटी निकालना आपको आता है। 2.18 into 10⁻6। इतना बड़ा नंबर बोलूंगा तो बात कन्वे नहीं कर पाऊंगा, ठीक है? सुनिएगा, इमेजिन करो फर्स्ट ऑर्बिट, कौन सा ऑर्बिट है? वहां पे पोटेंशियल एनर्जी है, सॉरी, तो वहां पे वेलोसिटी है 100। कितनी है वेलोसिटी? कितनी है? 100। अब आप बोलो साहब वहां की वेलोसिटी बदल गई, वहां की वेलोसिटी, तो रियलिटी ये है अगर वहां की वेलोसिटी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक रेडियस भी घटेगा, अगर वहां की वेलोसिटी घटेगी तो ऑटोमेटिक रेडियस भी बढ़ेगा। या तो ऐसे बोलो दिस इज कांस्टेंट, देन दिस इज आल्सो गोइंग टू बी कांस्टेंट। If this change, then this will also change, then the whole theory will change, because if this change, then energy level will change. आज आप कहते हो 0.529, 0. रेडियस का फॉर्मूला बोलो, 0.529 into n²/z। बातें मैथमेटिकल हो रही है, बातें नंबर की हो रही है, आपको भी थोड़ा थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा मन में, तो बातें समझ पाएंगे। शब्द नहीं है, नंबर है, राइट? आपने कहा फर्स्ट ऑर्बिट, क्या बोला? फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा? हाइड्रोजन एटम बात कर लो। 0. फॉर्मूला याद हुआ नहीं याद हुआ? 0.529 into n²/z। z की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1। तो फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस कितना है? 0. और फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी कितना है? -13.6। और फर्स्ट ऑर्बिट का वेलोसिटी कितना है? 2.18 into 10⁻6। इसे फिलहाल बोल दो 100, बोल दो। अब सुनना, फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस 0.529, फर्स्ट ऑर्बिट का वेलोसिटी 100। कितना है? 100। असली आपको पता है, मैं सरल नंबर बोलना चाह रहा हूं, राइट? तो वो है 100 और ये 0.529। अगर आपने उसे 100 से चेंज किया, 100 से बढ़ा दूं क्या मैंने 100 से कर दिया 200, 100 से कर दिया, तो बताओ रेडियस घटेगा बढ़ेगा? और जब रेडियस घटेगा न्यूक्लियस करीब होगा नहीं होगा? और न्यूक्लियस करीब होगा, एनर्जी चेंज होगा नहीं होगा? सारा किस्सा बदलेगा नहीं बदलेगा? यानी वेलोसिटी बदलने वाला नहीं है, वेलोसिटी बदलने वाला नहीं है। तो इन सवालों में जब पोटेंशियल एनर्जी को एज्यूम किया जाता है, कीप दिस इन माइंड, पोटेंशियल के चेंज होने से टोटल चेंज होगा, मगर के में कोई चेंज, के में कोई चेंज। ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या बोला है। आप सबको पता है टोटल एनर्जी बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। बोलो हाँ या ना? मैंने किसे चेंज किया? पी। तो इसका इफेक्ट हमें कहां नजर आएगा? के में नजर। मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? क्योंकि इसके बदलने से सारी थ्योरी ही बिगड़ने लग जाएगी, एंगुलर मोमेंटम का अजम्पशन ही गलत होने लग जाएगा। यानी बोर के मॉडल से आप अलग बातें कर रहे हो और आपको कोई कुछ जानता नहीं। बोर को जानती थी दुनिया ना यार, अरे बोलो ना। तो हम बोर मॉडल पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? बोर मॉडल।
और गोर साहब ने कहा था मेरे मॉडल का सबसे बड़ा पॉस्टुलेट है MVR बराबर NH/2 था। एक बच्चा कहे साहब हम क्या सीखे, मैं कहूंगा ये सीखो, अगर कभी पोटेंशियल एनर्जी बदले, पोटेंशियल एनर्जी, हमें कंक्लूजन बात कर रहा हूं राइट, पोटेंशियल एनर्जी बदले तो पोटेंशियल एनर्जी से P बदल दो, पोटेंशियल एनर्जी से K को ना बदलना, K को ना यानी कि आज मैं आपसे पूछता हूं प्यारे बच्चों K कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे, वही होगा जो पहले था, वही होगा जो, लेकिन अगर मैं आपसे पूछता बता दो T कितना, या लिख रहा हूं मैं T न्यू, क्या लिख रहा हूं मैं, तो मुझे बता दो नया वाला T क्या होगा, PE का हाफ और प्लस 0.76, इमेजिन करते हैं पहले कितना होता था, पहले 13.6, उसके बाद 3.4, सीधे लिख दो मैं ऊपर, यहां कितना होता था 0.38, यही होता था। अब मुझे बताओ क्या हमने पोटेंशियल एनर्जी को 0.76 से सबको बढ़ाया है, तो जब इसे बढ़ाया है तो इसे अनचेंज करने के लिए इसे बढ़ाऊं कि घटाऊं, अरे वो राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड है, पक्का ना, नहीं बढ़ाएंगे, तो क्या मैं T को भी 0.76 से बढ़ा दूं, ताकि हमने जो पोटेंशियल एनर्जी का आजम, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी से टोटल एनर्जी डिफाइन है, समझ पा रहे क्या, तो अगर आपने पोटेंशियल एनर्जी को चेंज किया तो टोटल एनर्जी विल चेंज, सो दैट K विल नॉट चेंज, बिकॉज इफ दैट चेंज देन होल थ्योरी विल चेंज, व्हिच कैन नॉट चेंज, हाँ या ना, जरा सुनिएगा। तो प्यारे बच्चों मैं अब यहाँ क्या लिखूं बोलो जरा, 0.76, मैं मान के चलता जोड़ने में आप माहिर है, प्लस 0.76, हाँ या ना, समझ पा रहे क्या, इस प्रकार से हमने आपके सामने लिख दिया T नया वाला, क्या लिखा, कंक्लूड करते करे क्या, अब जो बता रहा हूं सुनना ध्यान से, अगर किसी P का, अगर किसी ऑर्बिट का P मान ले 0, मान ले या कोई दूसरा नंबर, तो आपको सोचना है वो कितने से चेंज है, वो कितने से, जैसे आज हमने सीधे कितना माना 0, तो कितने का चेंज है 0.76, पहले कितना होता था -0.76, राइट, अब कितना है 0, यानी क्या उसे हमने 0.76 से बढ़ा दिया, यानी अब सबको 0.76 से बढ़ा दो, बोले भाया, फिर एक बच्चा कहता है सर ऊपर वाला बढ़ा दो क्या, शायद अब आपकी थ्योरी गलत हो जाएगी, क्योंकि आपने इन्फिनिटी कितना माना था 0, मतलब आपने ये बोलना चाहा यहीं से हमारी दुनिया शुरू है, पॉजिटिव P बोलना शायद ऑन पेपर सही है मगर वो सही नहीं होगा, कल को मान लो मैंने आपसे पूछा इसका बता दो और आपको मजबूरी में टिक करके आना पड़ा, क्या टिक करोगे आप उसे 0.28 प्लस 0.76, पर आपको पता है फिजिक्स पढ़ा है आपने, आपको पता है वो शायद सही नहीं होगा, तो वही वाली बात है, ऑन पेपर टिक करके चले आएंगे लेकिन शायद वो करना सही नहीं होगा। फिर मैं कंक्लूड कर रहा हूं, सुनना, मैंने पोटेंशियल एनर्जी को 0 किया, कितना किया, यानी पहले कितना होता था, अभी कितना है, तो उससे मैंने कितने से बढ़ाया, तो सबको मैं 0.7 बढ़ाता चला गया, परफेक्ट। अब आ जाओ K पे, K चेंज करूं कि ना करूं, K चेंज होने वाला, तो जो पहले होता था वही लिख दो चलेगा, लेकिन P के चेंज होने से क्या T चेंज होगा, इज दिस क्लियर, लिख लीजिएगा, स्पेशल केस बना के लिख लेना, तो आप चाहे तो बस कुछ वैल्यूज लिख ले, सारी वैल्यूज आपको याद है तो, स्पेशल केस नंबर 1, तो कंक्लूजन रहेगा प्यारे बच्चों, अगर ऐसा सवाल आए तो प्लीज K को चेंज ना करें, P से T को ही चेंज करें, लिख लिया होगा, जल्दी लिखेंगे। यहीं पे एक दूसरा केस भी आपसे मैं डिस्कस करना चाहता हूं, लेकिन ये जो केस है इसके सवाल आपसे तब बनेंगे, हालांकि एग्जाम में नहीं आ रहे, पहले आए हुए थे अभी नहीं आ रहे, इसमें क्या है हम बिल्कुल एक हाइपोथेटिकल मॉडल मानेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन का मास कुछ और होगा, दुनिया कुछ और होगी, कहानी कुछ और होगी, और अब हमें निकालना होगा रेडियस, हमें निकालना होगा एनर्जी एंड ऑल दैट, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इन सब के लिए हमें आवश्यकता पड़ेगी जनरल फॉर्मूले की, और तभी मैंने आपसे कहा था कि आपको जनरल फॉर्मूला याद होना चाहिए। लिख लिया होगा सबने, ये जो आपने पढ़ा प्यारे बच्चों, इसे हम लोग कहते हैं बोर मॉडल,
अभी तक मैंने आपसे न्यूमेरिकल एस्पेक्ट पे बात करी, इसके अलग अलग पहलुओं पे बात करी। एक छोटा सा पॉइंट बचा है, दैट इज ग्राफ का। ग्राफ बनाने का नियम तो आपको हमने बचपन से सिखाया था। अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना। वही नियम आज भी एज इट इज अप्लाई होगा। कहीं साइड में अपनी भाषा में लिख दीजिएगा, कहीं साइड में अपनी भाषा में लिख दीजिएगा, पी के चेंज होने से टी को चेंज करें, के को चेंज ना करें। लिख लिया होगा आप सबने? बोलेंगे, बोलो बोलो बोलो, बताएं क्या बोल रहे हैं, जल्दी बोलिएगा। क्यों ऐड ना करें? उसने कहा ये पहले ये होता था, अब ये नहीं ये है। तो जब ये बदला है तो पूरा रेफरेंस बदलेगा कि नहीं बदलेगा? नहीं समझ पाए? पहले 1 केजी होता था, अब 1 केजी 100 केजी है, तो क्या 1 केजी एक एप्पल में ही अप्लाई होगा, बाकी कहीं अप्लाई नहीं होगा? ऐसा एप्पल लेंगे तब हम 100 केजी बोलेंगे, और जब हम कुछ और लेंगे, तरबूज खरीदेंगे, तो बोलेंगे नहीं ऐसा। लिख लिया होगा आप सबने? लिख लिया होगा। इसी स्पेशल केस में एक दूसरा केस में आपसे डिस्कस कर रहा हूं, मुझे आप सबका ध्यान चाहिए। मान के चलता हूं आप सबको रेडियस का फॉर्मूला याद है, जनरल वाला। हेलो, एक बार बता दो फिर जल्दी से, स्पेशल केस नंबर 2 बता दो, बता दो। क्या बात है, सबको याद है फॉर्मूला? R इज इक्वल टू, बोलेंगे, अपॉन 4 पाई स्क्वायर m k z स्क्वायर। सुनना, इसमें जो कांस्टेंट आपको याद है वो वैसा ही होता है, तभी तो फॉर्मूला 0.529 इंटू n स्क्वायर बाई z होता है। एक भी चीज बदलेगी तो फॉर्मूला भी तो बदलेगा। नहीं समझ पाए? आप सब शायद इलेक्ट्रोस्टैट में इसे बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या वैक्यूम ऐसा बोलते होंगे। और शायद आपने अलग अलग मीडियम का पढ़ा होगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ऐसा ही पढ़ा होगा। समझना, अगर ये बदला तो ये सारा फॉर्मूला बदलने वाला है, हाँ या ना? अगर मैंने इलेक्ट्रॉन का मास बदला, इलेक्ट्रॉन का, तो फॉर्मूला बदलेगा नहीं बदलेगा? ये आप सबके जहन में है। एक सवाल से आपको सिखाता हूं, सिखाऊं क्या? लिखेगा स्पेशल केस नंबर 2, in a hypothetical atom, in a hypothetical atom, if in the place of electron, if in a hypothetical atom, in the place of electron, in the place of electron, there is a particle, if in the place of electron there is a particle having mass 2 times of the mass of electron, having mass 2 times of the mass of electron and equal charge, and equal charge। समझ पाए क्या? मतलब ये जो पार्टिकल है इसका मास इलेक्ट्रॉन के मास का दुगुना है। हेलो हेलो हेलो, ये जो पार्टिकल है इसका मास इलेक्ट्रॉन के मास का, मगर चार्ज वही है जो इलेक्ट्रॉन में होता था। देन कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन, then calculate distance between nucleus and first orbit, then calculate distance between nucleus and first orbit if atomic number is 1, then calculate distance between nucleus and first orbit। मैंने फर्स्ट ऑर्बिट बोला है, मैं ये भी बोल सकता था डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड द पार्टिकल। समझ पा रहे हैं क्या? चलिए, कितने बच्चों से बन जाएगा रेज योर हैंड? मुझे बता दो इस फॉर्मूले में क्या चेंज करूं। बहुत बढ़िया, जब एम एम था तो ये था, लेकिन अब एम एम नहीं, क्या है 2m, तो क्या इस पूरे को मैं 2 से डिवाइड कर दूं?
बन गया, बस यही सिखाना था। तो अगर कभी ऐसा आए, हालांकि आएगा नहीं, बट वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ईच एंड एवरी सिचुएशन, राइट। तो अगर आए तो अपने को कुछ नहीं करना, चेंज कर देना है, तो वहां फिर आपको जनरल फॉर्मूला हेल्प करेगा। इज दिस क्लियर? चलिए, तो प्यारे बच्चों, n की वैल्यू कितनी है 1, z की वैल्यू कितनी है 1, तो रेडियस कितना हो जाएगा 0.529/2 एंगस्ट्रॉम। सॉल्व कर लेंगे आप, किसी को आपत्ति है? अरे है क्या? आइए देखते प्यारे बच्चों, आपने अभी तक क्या क्या पढ़ा, सबको यहां तक क्लियर है? अभी तक हमने एनर्जी की बात करी, न्यूमेरिकल बात करी। अब मैं कुछ छोटे छोटे ग्राफ के सवाल दे रहा हूं, फटाफट आपको बताना है। ग्राफ बनाने का एक नियम होता है, सबसे पहले एक्सिस को, उसके बाद और फिर उसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना होता है। बोलो हाँ या ना? चलिए, मैंने आपके सामने ग्राफ बनाया r वर्सेस n स्क्वायर। क्या बनाया? क्या आप सबको फॉर्मूला याद है? बता दो कैसा बनेगा ग्राफ। रेडियस का फॉर्मूला 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। हाँ या ना? हाँ या ना? तो प्यारे बच्चों, आर और एन स्क्वायर, ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, यानी वाई बराबर एम एक्स प्लस 0, यानी ग्राफ ऐसा बनेगा। अगर प्यारे बच्चों मैंने आपसे ग्राफ पूछा होता आर वर्सेस एन का, बताओ आप कैसा बनता? आर वर्सेस एन का कंफर्म, क्योंकि अभी हो गया आर एक्स स्क्वायर, यानी कि पैराबोला। कुछ ऐसा बना दो, चलेगा? चलेगा। अगर मैंने प्यारे बच्चों आपसे ग्राफ पूछा होता न्यू वर्सेस लैम्डा, बना लेते। अब न्यू और लैम्डा देखते, मन में कौन सा फॉर्मूला आया? सी बराबर न्यू इंटू लैम्डा, तो न्यू इंटू लैम्डा, एक्स इंटू वाई बराबर सी, एक्स इंटू वाई बराबर कांस्टेंट। तो कौन सा ग्राफ? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। याद आया ना? या तो स्ट्रेट लाइन होगा, या तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। हद हो जाती है जब वो पैराबोला होगा। यस और नो? फिलहाल प्यारे बच्चों, ग्राफ कुछ ऐसा करके होगा क्या? ग्राफ बना लेंगे। एक और ग्राफ में आपसे पूछता हूं, एनर्जी वर्सेस, नीचे लिख रहा हूं एनर्जी वर्सेस जेड स्क्वायर। ये जो एनर्जी है, ये है टोटल एनर्जी, ये है, और मैंने आपके सामने एक्सिस बनाया, ये है एनर्जी, ये है जेड स्क्वायर। बताओ ग्राफ कैसा बनेगा? चलिए, क्या आप सबको एनर्जी का फॉर्मूला याद है? अब आप गलती क्या करें वो सुना जरा। एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। क्या एनर्जी हमारी वाई एक्सिस है, और ये है हमारा एक्स एक्सिस। दिस होल इज स्लोप और नेगेटिव स्लोप। अब आप ग्राफ कैसा बनाओगे? अब इमेजिन करो आपने ग्राफ ऐसा बना दिया, ऐसा बना दिया, बोल दो ना। पक्का? बहुत बढ़िया। तो ग्राफ बनाने में आप सब माहिर है, बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? अच्छा, अगर मैं ग्राफ ऐसे बनाता क्या दिक्कत थी? पक्का सबको पता है ना? परफेक्ट। तो लिख लीजिएगा नेक्स्ट पॉइंट पे ग्राफ। अभी देखो, ठीक है, ग्राफ कुछ कमी अभी भी है। अरे बोलो ना। जब होगा z बराबर 0 तो e बराबर 0, उसके बाद ग्राफ चलता जाएगा, चलेगा। लिख लीजिएगा जल्दी से। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, ग्राफ। तो ग्राफ बनाने का नियम आपको आता है, मुझे इस पे बहुत डिस्कशन की आवश्यकता नहीं है। ग्राफ का नियम आप सबको आता है, हाँ या ना? तो जितने फॉर्मूले हैं उस पर अगर ग्राफ आ जाए तो फटाफट ग्राफ बना के देख लीजिएगा। यहां तक हमने जो पढ़ा प्यारे बच्चों, ये था बोर मॉडल। क्या था? जैसे मैंने आपसे कहा था, सबसे पहले बात हुई हमारी थॉमसन मॉडल पे, फिर बात हुई हमारी रदरफोर्ड पे, फिर बात हुई हमारी बोर पे। एक्चुअल में बोर साहब ने ये जितनी बातें कही थी ना, इन सब का उनके पास एक सबूत था, उनके पास एक प्रमाण, और वो प्रमाण था स्पेक्ट्रम। क्या था? क्या था? ये सब उन्होंने कहीं, ऐसा नहीं था कि उन्हें रात में सपना आया, नहीं, उन्हें पहले सबूत मिला, फिर बाद में मॉडल आया। स्पेक्ट्रम की खोज पहले हुई थी और बाद में आया था बोर मॉडल। सवाल यह है, आखिर स्पेक्ट्रम है क्या? सवाल यह है, स्पेक्ट्रम इतना खास क्यों है? लोग कहते हैं, थ्योरी कहती है, कंसेप्ट कहते हैं कि जो स्पेक्ट्रम होता है वैसे ही खास होता है जैसे किसी इंसान का फिंगरप्रिंट होता है। आज हम सब जानते हैं सूरज में कौन से एटम है, जानते हैं? कहते हैं उसकी खोज ऐसे हुई थी, वो जो लाइट आई थी उसका हमने स्पेक्ट्रम बनाया, उस स्पेक्ट्रम से पता चला, अरे यार वो एटम है। हेलो, ये जो स्पेक्ट्रम होता है इतना खास होता है जैसे किसी इंसान का फिंगरप्रिंट होता है। दुनिया में दो इंसान का फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर सकता, इन द सेम वे किसी दो एटम का स्पेक्ट्रम भी मैच नहीं कर सकता। सवाल तो आया होगा मन में, आखिर स्पेक्ट्रम क्या है, हाँ या ना? स्पेक्ट्रम क्या है, बनता कैसे है, कितने टाइप का होता है, क्यों होता है, क्या है, सीखना चाहेंगे? कॉपी में डालिएगा नेक्स्ट हेडिंग स्पेक्ट्रम, कॉपी में डालिएगा नेक्स्ट हेडिंग स्पेक्ट्रम। आइए बात करते हैं ये स्पेक्ट्रम क्या होता है। सबने ग्राफ बना लिया?
कॉपी में डालिएगा। नेक्स्ट हेडिंग स्पेक्ट्रम, मिटा दो इसे। कहते हैं स्पेक्ट्रम का मतलब होता है टूट के बिखर जाना। क्या मतलब होता है? मैंने क्या कहा, आइए समझते हैं प्यारे बच्चों। क्या इस कमरे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है कि नहीं है? अरे बोलो ना। ये जो आपके सामने व्हाइट लाइट नजर आ रही है, क्या ये अपने आप में एक ईएम वेव है? कहते हैं जब भी किसी ईएम वेव को, जब भी किसी, जो कि किसी सोर्स से आ रहा है, जो कि किसी इस सोर्स से आई ईएम वेव, कौन सी वेव? आपने क्या किया, इस ईएम वेव को प्रिज्म से गुजार दिया। किससे गुजारा? आप सब जानते हैं ये जो ईएम वेव है, फिलहाल मान लो ये है व्हाइट लाइट। कौन सी लाइट है? आप सबको पता है व्हाइट लाइट में होता है विबग्योर। क्या होता है? विबग्योर, यानी कि उसमें अलग अलग रेडिएशंस है, उन सब का अलग अलग लैम्डा है, उन सब का अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, इसका अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। जैसे ही अंदर जाएगा, क्या सभी लाइट्स का डिफरेंट तरीके से बेंडिंग होगा? मतलब अंदर जाते ही उन्हें डिफरेंट मीडियम मिलता है, और यहाँ पे जितने भी उसके कंपोनेंट होते हैं वो सब के सब टूट जाते हैं। क्या जाते हैं? तो जैसे ही ये व्हाइट लाइट, राइट, ये मैंने आपके सामने बनाया है व्हाइट लाइट। क्या है ये? जैसे ही प्रिज्म जाएगा ये अपने सभी कांस्टेंट कलर में टूट जाएगा, हाँ या ना? यहां मुझे बनाना है टोटल 7, राइट। अब जब ये बाहर यहां से निकलेगा, तो यहां से बाहर निकलती हमारे सामने यहाँ पे फोटोग्राफिक प्लेट। क्या है? क्या कभी आपने बचपन में फोटो खिंचवाया तो वो वाला जो ब्लैक ब्लैक कलर का वो रील टाइप का होता था, कभी देखा है? देखा है क्या? अरे बोलो ना। वो कैसा दिखता था? ब्लैक कलर का, उसे बोलते ब्राउन कलर का दिखता था, खैर अंधेरे में ब्लैक दिखता था। उसमें कभी आपने निगेटिव जैसा सुना है वर्ड, निगेटिव? तो कभी आपने निगेटिव फोटो देखी है? उसमें आप चमकते रहते थे, खुद को देखते थे हम ही है क्या ये? अरे कभी ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोलो ना। अब हुआ क्या, हमने लिया व्हाइट लाइट, उसे प्रिज्म से गुजारा। किससे गुजारा? जैसे हमने प्रिज्म से गुजारा, ये लाइट बाहर निकलने वाली थी, हम लेके आए फोटोग्राफिक प्लेट। क्या लेके आए? अब ये जो फोटोग्राफिक प्लेट है प्यारे बच्चों, बिल्कुल आप ऐसा मान लो ग्राफ पेपर है। क्या ये? फोटोग्राफिक प्लेट बोलने का प्लेट है ना, एकदम हार्ड मैटर, नहीं पेपर है ये। क्या है ये? पेपर। वही जैसे फोटो का निगेटिव रील होता है, राइट, पेपर जैसे तो होता है, पेपर जैसा होता है, नॉट सेइंग इट्स पेपर, है ना? अरे हाँ या ना? तो प्यारे बच्चों इमेजिन करिए फोटोग्राफिक प्लेट है विच इज लाइक पेपर, इज सब ग्राफ पेपर बोल दो। क्या बोल दो? ग्राफ। तो जैसे ही ये सात के सातों रंग इस पे गिरेंगे, जाके जाएंगे छप, जाके जाएंगे, मैं बोलूंगा वो जो यहां से लाइट्स निकली वो जाके उस पर इम्प्रिंट हो गई। क्या हो गई? और जब इम्प्रिंट होके आई हमारे सामने, हमने ऐसे देखा, मैंने कहा वाह यार ये तो इंद्रधनुष है। क्या है? अरे जब विबग्योर यहां आपको दिखेगा तो विबग्योर ही तो ऊपर दिखता है, यस और नो? तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमें जो इम्प्रिंट होके मिला, यहाँ पे जो इम्प्रिंट होके, मैंने कहा ये है उसका स्पेक्ट्रम, ये है उसका। अब मैं इस बोर्ड में उस सतरंगी दुनिया नहीं बना सकता, लेकिन आप समझ रहे हैं यहाँ पे जो सतरंगी दुनिया मिली उसे क्या नाम रखा? द थिंग इज, आखिर ये खास क्यों है? ये खास क्यों है जरा सुनिएगा। उसके पहले ये समझिएगा जितने भी स्पेक्ट्रम बनते कितने टाइप के होते हैं, कितने? उससे भी पहले ये समझना ये बनते किससे हैं? ये बनते, तो अपने सामने दो सवाल है, ये बनते किससे है और बनते कैसे हैं? ये बनते और बनते, आपसे पूछू किससे बनते, आप क्या बोलोगे? ईएम वेव। सच में ईएम वेव भी दो तरीके से, कभी ईएम वेव जो हमें मिली है, ईएम वेव जो हमें, ईएम वेव जो हमें, अच्छा बताओ, जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आता है, डी एक्साइट होता है, तो वो क्या ईएम वेव जनरेट करता है? ऊपर जाने के लिए भी ईएम वेव, नीचे आने पर भी ईएम वेव, यस और नो? यस और नो? यस और नो? इमेजिन करते प्यारे बच्चों, ये मेरे पास डिस्चार्ज ट्यूब है। क्या है ये? क्या है? ऐसी होती डिस्चार्ज ट्यूब। मान लो ग्लास का बर्तन है, अंदर हमने भर दी हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस? ये अंदर कौन सी गैस है? तो क्या अंदर CO2 के मॉलिक्यूल होंगे? किसके होंगे? अब क्या किया प्यारे बच्चों, आपने यहाँ पे दो तरीके हैं इस एटम को एक्साइट करने के। एक मिनट, अंदर एटम है कि मॉलिक्यूल है? आपने भरा अंदर हाइड्रोजन गैस, अंदर क्या है? मॉलिक्यूल है। कौन है? किसके? अब क्या करना है आपको, इसे करना है एक्साइट। क्या करना है? तो एक्साइट करने के दो तरीके हैं, एक खुद ईएम वेव है, हेलो, और एक है इलेक्ट्रिसिटी।
क्या हम इलेक्ट्रिसिटी लगा के पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके एटम्स को आयोनाइज कर सकते हैं? दो सिचुएशन है, राइट? नंबर वन खुद लाइट और नंबर टू इलेक्ट्रिसिटी। तो मैंने क्या क्या प्यारे बच्चों, सिचुएशन नंबर वन, इसको मैंने एक बैटरी से जोड़ा, बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस था, और यहाँ पे ये सारे सारे गैसेस के मॉलिक्यूल एटम में टूटे और टूट के हो गए आयनाइज। टूट के हो गए, ध्यान सुना, गैसेस के मॉलिक्यूल एटम में टूटे और टूट के हो गए आयनाइज। Once they ionize, whether they reach in its excited state. Ionize का मतलब क्या है? Ionize का मतलब क्या है? Ionize का मतलब क्या है? एक मिनट, हाइड्रोजन में से किसको बाहर निकाल लिया? इलेक्ट्रॉन निकाल के अपने जेब में डाल लिया। कहां गया फिर वो? इलेक्ट्रॉन जहां था उसे आपने कर दिया एक्साइट। क्या कर दिया? What is the meaning of excitation? High energy level. वो हाई एनर्जी लेवल क्यों चला गया? क्योंकि हमने उसे एनर्जी दी, हाँ या ना? मैं उसे ईएम वेव से दे सकता था। ये मान लो मेरे पास एक हाइड्रोजन का एटम है। किसका एटम है? मैंने यहां से विबग्योर भेजा। क्या भेजा? अब विबग्योर में एक था 10.2 eV का फोटोन, एक था 11 eV का फोटोन, एक था 12 eV का फोटोन। मैं भी तीन ही बोल रहा हूं ना, तो 7 टोटल, ठीक? एक था कितने का? 10.2, और एक था, इमेजिनेशन करना पड़ेगा यार, और एक था 12। ये तीनों आ रहे क्या? कितने फोटोन आ रहे हैं? कितने आ रहे हैं? कहां से आ रहे हैं? ईएम वेव कहां से आई? हम ऐसे फूंक मार के ऐसे कैसे कर रहे थे? कैसे आई ईएम वेव? सोर्स से। कौन आई? कितने फोटोन थे? कौन कौन सा? ये आएंगे, एटम टकराएंगे, कुछ करेंगे नहीं करेंगे? कौन वाला फोटोन करेगा? 11 वाला, 12 वाला, क्योंकि उससे कुछ होने वाला। तो यहां से कितने फोटोन आए थे? कौन सा एब्जॉर्ब हो गया? इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच गया? कहां पहुंच गया? अब बाहर कौन निकला? ये आए थे तो वही वो भूल बन गया था, घूम गए भैया, कहां हो गया? कहां निकले बाहर? कितने निकले बाहर? कितने चले थे? कितने निकले? कौन कौन से? अगर वो फोटोन है उसका अपना लैम्डा भी होगा। आप यहाँ फोटोग्राफिक प्लेट लेके बैठे थे, आने दो आने दो आने दो, आ रहा था, है ना? अब तो कितना चला था वहां से? आपको लगा था भैया 3 आएगा। कितना आएगा? 3। लेकिन कितने पहुंचे? तो जो नहीं आया वहां फोटो बनेगी, वहां काला काला रहेगा। अरे बोलो ना, आप फोटो खिंचवा रहे थे, ऐसे हो गए बीच में, तो फोटो आनी थी वहां काला काला आएगा ना। अरे बोलो ना। अब इमेजिन करते, एक तो ये हुआ, एक ये हुआ, आपने क्या किया? वो एटम लिए थे। क्या लिए थे? एटम। आपने इनको एक्साइट कर दिया। क्या कर दिया? अब कोई सोर्स हमारे पास नहीं है, अब ये अपने आप सोर्स है। पहले सोर्स हम उसे एक्साइट कर रहे थे, पहले हमने ईएम वेव उसे भेजा। अरे हाँ या ना? अब हम क्या कर रहे हैं? उसे ईएम वेव दे नहीं रहे। हमने कहा जा तू तब बिजली से लड़। अब बिजली लगा दिया, अपन एक्साइट हो गया। क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन डन से पहुंच गया 7 पे। कहां पहुंच गया? ये 7 क्या है? एनर्जी लेवल बोलो, और भी नहीं, एनर्जी लेवल। जैसा बोलेंगे वैसा सोचेंगे। एनर्जी लेवल क्या है वो? अब वो वही जाके रुकेगा, नीचे आएगा, पक्का ना? कहां आएगा? तो एक बार में झटके से गिरेगा क्या? नहीं, जाता हमेशा 1 से है। क्या बोला मैंने? लेकिन आता हमेशा 1 पर है, पर सीधे 1 पे आए कोई जरूरी नहीं है। फिर से आता हमेशा 1 पर है, मगर सीधे 1 पे आए कोई जरूरी। हो सकता 7 से 6, हो सकता 7 से 5, हो सकता 7 से 6 से 5, हो सकता 7 से 5 से 3, हाँ या ना? अगर लेट्स इमेजिन 7 से 6 है, मैंने एनर्जी बिठा दिया, 7 से 6 है, 7 से क्या सबको एनर्जी का याद है? 0.10। तो जब 7 6 आएगा, क्या डबल से फोटोन निकलेगा? कितने ईवी का? 0.8 बजे। अब 6 पे रुकेगा नहीं, 6 से आ गया मान लो 5 पे, 6 से आ गया, अब कितने ईवी का फोटोन? एक इलेक्ट्रॉन एक ट्रांजिशन एक फोटोन, एक इलेक्ट्रॉन एक ट्रांजिशन। 7 से 6 एक फोटोन, डन। 6 से 5 एक फोटोन, 7 से 6 कितना एनर्जी? 0.1। 6 से 5 कितना एनर्जी? 0.16। याद होता तभी मजा आता है बात करने में। लगता है सर क्या बोल गए, नंबर कहां से आ गया, ये क्या था, सोच रहे थे, दिमाग निकल गया। हेलो, 7 से 6 0.1, 6 से 5 0. कितने फोटोन आए? अभी ऐसे और भी आएंगे, बस 2 पे समझते हैं, ठीक? अभी तो 2 फोटोन आए प्यारे बच्चों, 2 फोटोन क्या ईएम वेव के रूप में है? अब ये दोनों आए आए आए, मैंने लेके फोटोग्राफी प्लेट बैठा था,
आंखें के दर्द से छपेंगे, छप कैसे छपेंगे। अब वहां पे मुझे प्यारे बच्चों नजर आएंगी ब्राइट लाइंस। क्या नजर आएंगी? मतलब पूरा काला काला था पेपर, कैसा था? अब वाक्य वहां पे दो लाइन चमक गई, चम चम। मैं समझ गया, अरे दो फोटोन आए हैं, हाँ या ना? कितने फोटोन आए हैं? हमने कहा बन गया स्पेक्ट्रम, बन गया, बन गया। क्या बन गया? अब जरा सुनिएगा, सुनने के ध्यान से। तो जब भी स्पेक्ट्रम बनाएंगे, जब भी स्पेक्ट्रम, तो स्पेक्ट्रम सवाल है किससे बनाएंगे? तो मैंने ऐसे कहा प्यारे बच्चों, स्पेक्ट्रम कर ले क्लासीफाई। क्या कर ले? तो जब हम स्पेक्ट्रम बनाते हैं दो तरीके से बनाते हैं, कभी होता है एमिशन, कभी होता है, तो कभी होता है एब्जॉर्प्शन। क्या आप इसे समझ पाए हैं? केस नंबर 1 कितने फोटोन चले थे? केस नंबर 2 कितने फोटोन चले थे? अच्छा, एक भी नहीं चला था। केस नंबर 1 कितने फोटोन चले थे? केस नंबर 2 कितने फोटोन चले थे? पर फोटोन आया तो था, वो एमिट होके आया था, वो पता ना। तो जो एमिट होके आएगा बोलेंगे एमिशन, जो एमिट होके आएगा बोलेंगे कितने चले थे? 3। केस नंबर 1 कितने चले थे? कितने बाहर मिले? कौन सा गायब? बोलेंगे अरे भैया 10.2 एब्जॉर्ब हो गया। 10.2। तो क्या स्पेक्ट्रम दो तरीके से बन सकते हैं, या तो एमिशन या तो। अब जो एमिशन होता है ये दो प्रकार का होता है। हो सकता है जो फोटो बनी है, तो फोटो वो है कॉन्टिन्यूअस, या हो सकता है वो है डिसकंटिन्यू। क्या आप सब सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे हैं। क्या आप सब ने कभी इंद्रधनुष को देखा है? देखा है। इंद्रधनुष में एक रंग कहां खत्म और कहां शुरू होता है, क्या कभी पता चलता है? इट सीम्स लाइक देयर इज कंटिन्यूटी। सारा रंग नजर आता है, फिर भी रंग में अंतर नजर नहीं आता है। इसे कहते हैं कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं? तो जरा सुनना, जो व्हाइट लाइट है ये एमिटेड लाइट है कि ये एब्जॉर्ब लाइट है? कौन? ये जो सूरज की रोशनी आ रही है इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये एमिटेड लाइट है। सूरज कहां है? ठीक है ना? हाँ तो यही देख रहे थे, यहाँ कहां है? खैर, सूरज क्या है? बाहर। उसकी लाइट आ रही नहीं आ रही? वो एमिटेड लाइट है कि एब्जॉर्ब लाइट है? पक्का ना? तो उस लाइन का जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो क्या होगा? एमिशन स्पेक्ट्रम। किससे बनाया, कैसे बनाया? अगर एमिशन वाले का बनाया तो एमिशन स्पेक्ट्रम, अगर एब्जॉर्ब वाले का बनाया तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। किससे बनाया, कैसे बनाया? हेलो, व्हाइट लाइट का क्या बोला मैंने? व्हाइट लाइट मतलब सनलाइट। व्हाइट लाइट का जो स्पेक्ट्रम होगा वो एमिशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। फील है यहां तक? अब ये जो एमिशन आपको नजर आया, आपने पेपर बनाया 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 ना, इंद्रधनुष कैसा नजर आया? कॉन्टिन्यूअस कि डिसकंटिन्यूअस? मैं यहाँ बनाऊंगा नहीं वरना वो दिखेगा नहीं, पर आप समझ लो यहाँ पे इंद्रधनुष है जहां पे एक रंग कब खत्म होता है दूसरा कब शुरू होता है, हमें अंतर पता, उसे बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस। क्या बोलते हैं? लेकिन 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 एक होता है डिसकंटिन्यूअस। क्या होता है? ये मेरे पास फोटोग्राफिक प्लेट है, सबको दिख रहा है क्या? वही ब्लैक कलर की फिल्म है, समझ गए ना? अब इस पे क्या हुआ प्यारे बच्चों, अचानक से मुझे चमकती हुई लाइन नजर आई। कैसे नजर आई? अब ये ना कहना सिर्फ चमकती हुई लाइन का कलर क्या? ब्लू है ना? चमकती हुई, कभी चमकती हुई चीजें कैसे दिखती है आपको? तो चमकती हुई कैसे दिखती है? लाल लाल चमकता है, भूरा भूरा चमकता है, कैसे चमकता है? चमकता चमकता है। अरे तो काले काले में जो भी आएगा वो चमकेगा। तो काला था तो उसमें जो भी लाइन आई वो चमकेगा नहीं चमकेगा? तो ये इस प्रकार से हमें लाइन मिली। क्या मिली? लाइन। हमें चमकता हुआ नजर आया, हमने कहा भाई साहब यही तो है स्पेक्ट्रम। मगर बीच में हमें डिसकंटिन्यूटी नजर आई। क्या नजर आई? तो इसका नाम रख दिया डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। क्या नाम रख दिया? नाउ यूज योर कॉमन सेंस। अब मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, राइट? मेरे पास फोटोग्राफी पेज है, फोटोग्राफिक। अब मैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बना रहा हूं, ठीक है? अब जब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनाऊंगा उसमें हमेशा कुछ एब्जॉर्ब होके आएगा। तो जो एब्जॉर्ब हो गया है उसकी फोटो आएगी कि नहीं आएगी? कहां से आएगा? वो तो बीच में गायब हो गया। चले थे 3 बंधु, पहुंचे उधर 2 बंधु, एक बंधु तो गायब है, तो गायब है तो कहां से नजर आएगा? तो गायब वाले में क्या कभी कॉन्टिन्यूटी नजर आएगी? मुझे लगता है गायब वाला हमेशा डिसकंटिन्यूअस होने वाला है, यानी जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है ऑलवेज दिस चलेगा। अब लोगों की आंखें है ना कुछ ज्यादा देख रही थी,
उन्होंने कहा भाई साहब इसको भी क्लासिफाई करते हैं। क्या बोला उन्होंने? अब इन्होंने इसको दो तरीके से क्लासिफाई किया। उन्होंने कहा जो डिस्कंटिन्यूअस होगा, जो डिस्कंटिन्यूअस उसमें कभी लाइन होगी तो कभी मोटी मोटी लाइन, उसे बोले बैंड होगा। क्या होगा? बैंड। तो अब यहाँ पे नाम रख दिया, ये भी दो तरीके का होगा, या तो होगा लाइन स्पेक्ट्रम या तो होगा इन द सेम वे। क्या ये भी डिस्कंटिन्यूअस है? या तो होगा लाइन या तो होगा बैंड। चलेगा? नहीं चलेगा। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, लिखना पॉइंट नंबर 1 स्पेक्ट्रम। तो कोई मुझसे कहे स्पेक्ट्रम क्या है, तो सरल भाषा में क्या बोलेंगे? टूट के बिखर जाना, टूट के, यही प्यारे बच्चों स्पेक्ट्रम कहलाता है। कुछ अच्छे से दिख रहा नहीं है, फिलहाल मान लेंगे। तो जो स्पेक्ट्रम होता है वो दो टाइप का है, एक है एमिशन, एक है एब्जॉर्प्शन। मजे की बात यह है प्यारे बच्चों, हमने वो पढ़ना शुरू नहीं किया जो हमें पढ़ना है। समय का पता ही नहीं चलता नहीं। सर अभी हमारा बॉडी क्लॉक वही है 10 वाला। सुबह भी जल्दी आते हैं आप लोग? टाइम वही आने का? अच्छा हाँ, बोले वो चेंज करके कहीं आप आए नहीं तो आने का टाइम सेम रखा, बट जाने का टाइम चेंज कर दिया। हाँ नेक्स्ट पर लिखिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम, और फिर कुछ ऐसा बना लीजिएगा। तो नाम ही इसका मतलब बता रहा है, जो एमिशन रेडिएशन से बना है एमिशन स्पेक्ट्रम, जिसमें एब्जॉर्प्शन हो गया है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इसे हम बहुत डिटेल में समझेंगे एक एक करके। सबसे पहले हमने क्लासिफिकेशन पे बात करी, राइट। हम लोग प्यारे बच्चों अब पढ़ क्या रहे वो सुन लेना, बस पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में ऑफ कोर्स। क्या पढ़ रहे हैं बस वो सुनिएगा। तो हम लोग प्यारे बच्चों पढ़ने वाले हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। क्या पढ़ने वाले हैं? और उसमें भी हम लोग पढ़ेंगे केवल हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं एमिशन स्पेक्ट्रम, उसमें भी पढ़ेंगे केवल हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रम। गैस तो कोई भी भर सकते थे, लेकिन हमने केवल कौन सी गैस भरी? हाइड्रोजन गैस। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस एमिशन स्पेक्ट्रम, उसमें भी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब मैं आपसे पूछता हूं, जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम होगा, हाइड्रोजन का वो कैसा होगा? इंद्रधनुष के जैसा होगा कि ऐसा होगा चमकीली लाइन? इंद्रधनुष के जैसा होता, आपको बचपन से पता नहीं होता? बोले एक और इंद्रधनुष है वहां बनता है। अरे जरा सुनिएगा, क्या वो ऐसा होगा? अब जब ऐसा होगा इसे हम क्या बोल दे? लाइन स्पेक्ट्रम बोल दे क्या? कौन सा बोल दे? ध्यान सुनना, हमारा सिलेबस है एमिशन स्पेक्ट्रम, उसमें भी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, और उसका जो स्पेक्ट्रम बनता है वो होता है लाइन स्पेक्ट्रम। हेलो एक मिनट, हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम बना है, हाइड्रोजन का जो, अब मुझे बताओ, हाइड्रोजन गैस भरी थी आपको, क्या भरी थी? आपने उसे आयोनाइज किया, तो क्या वो एटम में टूट चुका है? एक बात बताओ, एटम का स्पेक्ट्रम बन रहा कि मॉलिक्यूल का? तो जो भी स्पेक्ट्रम नजर आएगा भाई, इलेक्ट्रॉन अगर 7 पे गया, कहां गया? 7 पे। 7 से 6 पे आया, 5 पे आया, 4 पे आया, सो इट्स अबाउट एटम और अबाउट मॉलिक्यूल, एटम। तो जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है, क्या उससे मैं बोल दूं एटॉमिक स्पेक्ट्रम चलेगा? चलेगा। तो हमारे जो सिलेबस है कई नाम से जाना जाता है, वो क्या है? लिखिएगा नेक्स्ट पार्ट, आर केस। हमारा केस क्या है वो सुनिएगा। तो प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। क्या पढ़ रहे हैं? उसमें भी हम लोग पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, उसमें भी हम लोग पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बनेगा, जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, वो देखने में कैसा होगा? लाइन स्पेक्ट्रम। यस और नो? वो कैसा होगा? लाइन स्पेक्ट्रम। मतलब आपका जो ग्राफ पेपर बनेगा, जो आपका फोटो बनेगी, उसमें बहुत सारी लाइंस होंगी। क्या होंगी? लाइन। फील कर पा रहे हो ना? और वो जो लाइंस होंगी प्यारे बच्चों, वो एमिटेड रेडिएशन से बनी है, यानी उसे बोलेंगे हम लोग एमिशन स्पेक्ट्रम। कैसे बनी? एक ट्यूब ले लो, गैस भर दो हाइड्रोजन की, उसे कर दो आयोनाइज, उसे कर दो, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे, ऊपर जाएंगे, ऊपर से नीचे रेडिएशन एमिट होगी, जो एमिट होगी पकड़ो, फिर उसे गुजार दो स्पेक्ट्रम। नहीं फील कर पाए? तो हम लोग पढ़ रहे हैं एमिशन स्पेक्ट्रम, उसमें भी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, और वो बनने के बाद कैसा दिखेगा? लाइन स्पेक्ट्रम। इज दिस क्लियर? अब बताओ, लाइन स्पेक्ट्रम कॉन्टिन्यूअस का एग्जांपल है कि डिसकंटिन्यूअस? तो हम लोग पढ़ रहे हैं एमिशन डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। क्या पढ़ रहे हैं?
फिल कर पाए ना? एक बात बता दो प्यारे बच्चों, ये जो एमिशन इस कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम है जो हम पढ़ रहे हैं, जो कि अपने आप में लाइन स्पेक्ट्रम है, ये मॉलिक्यूलर है कि एटॉमिक है? लिख लीजिएगा, ऑल्सो नोन एज एटॉमिक स्पेक्ट्रम। तो ये हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। आज आपको 2 मिनट पहले छोड़ देते हैं, आप भी क्या याद रखेंगे। चलिए चलेगा। आपका जो पेपर का सिलेबस प्यारे बच्चों वो है अप टू बोर्ड मॉडल, अप टू बोर्ड मॉडल। तो आपका काम है मॉड्यूल से बोर्ड मॉडल तक सारे सवाल लगा लीजिएगा। जो भी आपको डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इवनिंग में भी आज अवेलेबल रहूंगा 6 to 7 PM, ठीक है क्या? और आप मुझसे बाई फोन भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है क्या? हेलो, बोर्ड मॉडल का सवाल लगा रहे हैं, जो भी आपके पुराने टॉपिक है उन्हें भी सॉल्व कर ले। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्पेक्ट्रम की कहानी के साथ। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। अभी भी जो आपके डाउट है उससे आप क्लास के बाद पूछ सकते हैं। All right, so that's all for today. Thank you so much.